आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका खैर मकदम करते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा शो है जहाँ पर हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर मौजूद होती हैं जो कि आपके पूछे हुए सवालात का लाइव ऑन एयर जवाब देती हैं। और आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर मौजूद हैं जिनके साथ हम बातचीत करेंगे इनफर्टिलिटी मौजू पर। उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम में आप शामिल हो चुके हैं और कोई भी सवाल अगर आप डॉक्टर साहिबा से लाइव ऑन एयर पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल के साथ आप तैयार हो सकते हैं। मौजू है इनफर्टिलिटी। आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 04023313380 या फिर 04023313820। हमारे साथ आज एक दफ़ा फिर आई हैं डॉक्टर मानसा। जी हाँ, तशरीफ लाई हैं वो डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। डॉक्टर मानसा, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? डॉक्टर मानसा, चलिए हम आज एक दफ़ा फिर आप ही के साथ इनफर्टिलिटी मौजू पर बातचीत शुरू करते हैं और कुछ नई बातचीत, नई चीज़ें आपसे जानते हैं। एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे के मुताबिक डॉक्टर साहिबा 17% ऑफ पॉपुलेशन हिंदुस्तान की इस प्रॉब्लम से गुजर रही है। आप क्या कहेंगी कि क्यों ये प्रॉब्लम इतनी ग्रो कर रही है, क्या है इसकी वजह? एक्चुअली वो सर्वे का मुताबिक ये 17% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन जिनका एज है रिप्रोडक्टिव एज, यानी ये 20 से लेकर 45 के बीच में जो है उनमें 70% तक इनफर्टाइल हमें माना जाता है। और ये इनफर्टिलिटी आजकल तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका रीज़न्स है हार्मोनल इम्बैलेंस मेजरली, और ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने से और उसके साथ साथ जंक फूड ज़्यादा लेने से, एक्सरसाइज की कमी होने से, क्योंकि आजकल का ज़िंदगी ऐसा बहुत ही रफ्तार हो गई कि खाने पीने के लिए ध्यान रखना या फिर एक्सरसाइज के लिए सोचना, ये सब भी मुश्किल हो जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जिन लोगों ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बहुत चांस होते हैं और उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बेहतर। चलो साहिबा, चलिए हम एक ईमेल को रेफ़र करते हैं और एक ईमेल के रेफरेंस से आपसे जानना चाह रही हैं। ये है निदा, जिन्होंने हमें कश्मीर से याद किया है कि एक टर्म होता है नेक्रोस्पर्मिया। ये नेक्रोस्पर्मिया क्या होता है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, कुछ सिम्टम्स भी क्या ये बीमारी दिखाती है और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है? एक्चुअली नेक्रोस्पर्मिया यानी डेड स्पर्म सेल्स, यानी स्पर्म सेल्स अगर विदाउट एनी मोटिलिटी और विदाउट एनी मूवमेंट्स अगर डेड हमें सेमेन एनालिसिस में दिखाई देता है तो हम उन्हें नेक्रोस्पर्मिया कहेंगे। बहुत ज़्यादा डीपली इन्फेक्शंस रहने के वजह से ये नेक्रोस्पर्मिया हम देखेंगे और वो इन्फेक्शंस फैमिलीज पे भी आ सकते हैं और वो एक टेंडेंसी भी रहेगा बॉडी में। ये ऐसा होम्योपैथी में हम कहते हैं कि टेंडेंसीज रहते हैं नेक्रोस्पर्मिया रहने के लिए लोगों में, और ज़्यादा इन्फेक्शंस होना और उसके साथ साथ कुछ जेनेटिक रीजंस भी जिनके लिए ओनली डेड स्पर्म्स ही यानी मोटिलिटी नहीं मिलता और वो स्पर्म्स का शेप्स भी कुछ अलग रहेंगे, तो वैसा भी हम देख सकते हैं। और ये नेक्रोस्पर्मिया के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है, लेकिन जैसे हम काउंट बढ़ाने के लिए या फिर मोटिलिटी बढ़ाने के लिए 90% से ज़्यादा हम अश्योरेंस दे सकते हैं, लेकिन नेक्रोस्पर्मिया के लिए थोड़ा कम चांसेस हम देना चाहेंगे क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल केस है और बहुत रेयर केसेस होंगे। और क्या कॉजेज़ क्या होते हैं, इसकी वजह क्या होती है नेक्रोस्पर्मिया की? ज़्यादा इन्फेक्शंस रहना ही नेक्रोस्पर्मिया के लिए रीज़न है और उसके साथ साथ जेनेटिक रीजंस भी, फैमिलियल टेंडेंसीज भी हो सकते हैं। और ये नेक्रोस्पर्मिया कोई सिम्टम्स भी दिखाती है क्या? एक्चुअली कोई भी स्पर्म के एबनॉर्मैलिटी सिम्टम्स नहीं दिखाते, ओनली इनफर्टिलिटी इज द ओनली सिम्टम जिनके वजह से हमें ये सारे टेस्ट करवानी पड़ेगी और उसके साथ ही ये सब पता चलेंगे। बेहतर। चलिए डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले कॉलर हो चुके हैं हमारे साथ शामिल। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं नुसरत जहां बोल रही हूँ यवतमाल से। जी नुसरत, कहाँ से? यवतमाल से। ओके जी, सवाल पूछें अपना। जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे डॉक्टर से सलाह लेने की थी। मेरी किस शादी सिलसिले को में? माशाल्लाह 15 साल हो चुके हैं। ओके और मुझे 3 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। जी। और मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में। तो मैं ताके खुलवाना चाहती हूँ, ऑपरेशन हो चुका है मेरा। जी, तो मैं ताके खोल सकती हूँ कि डबल से? बेहतर। ओके, क्या? अच्छा, ठीक है, बेहतर। नुसरत, हम ज़रूर आपके सवाल डॉक्टर साहिबा तक पहुंच गया है, वो ज़रूर इसका जवाब देंगी। डॉक्टर कुछ और पूछना चाहेंगे इनसे आप? जी पूछिए नुसरत से। आपकी एज क्या है मैडम? मेरी एज 21 है, 31 सॉरी। ओके, और आपके मेंसेस कैसे हैं अभी? हाँ ठीक है, रेगुलर आ रहे हैं। रेगुलर आ रहे हैं। और अभी कोई इन्वेस्टिगेशंस करवाए आप? नहीं, अभी तो कुछ नहीं करना है। ऑपरेशन भी हुआ है ना मेरा, तो उसको 8-9 साल हो चुके हैं। फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाया जी है हमने। जी, ठीक है। बेहतर। नुसरत, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर साहिबा ने आपकी प्रॉब्लम सुनी है, ज़रूर आपको मशवरा देंगी। बहुत शुक्रिया।
मैम। एक्चुअली मैडम आपको 3 बच्चे पहले से हैं और वो तंदुरुस्त भी है। मेरा सलाह ये है कि आप आगे बच्चे के लिए प्लान ना करें, लेकिन आप चाहते हैं तो अभी आपका ट्यूबल रिकैनलाइजेशन करके एक तरीका होगा, उसके ज़रिए आपको ट्यूब्स जो लाइगेट किया गया है ट्यूबेक्टमी के ज़रिए वो फिर से वो ओपन करेंगे और एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपका पूरा प्रॉब्लम उन्हें बताइए, आपका ट्यूबेक्टमी को रीऑपरेट यानी रिकैनलाइजेशन वो करेंगे। उसके साथ साथ आपको फिर से बच्चे यानी फिर से प्रेग्नेंट होने की बहुत सारे चांसेस होंगे, लेकिन एक बार ट्यूबल रिकैनलाइजेशन होने के बाद 6 महीने के बाद एक बार HSG का टेस्ट फिर से दोहराइए, क्योंकि एक बार ट्यूब्स जो इतने साल तक बंद रहे हैं उनका टेंडेंसी वैसे ही एट्रोफी होने की और फिर से क्लोज होने की चांसेस बहुत सारे रहेंगे। तो एक बार वो ट्यूब्स खुलवाने के बाद 6 महीने के बाद फिर से एक बार टेस्ट करवा के तब आप पता करके वो अगर खुले हैं तो आपको हम गारंटी दे सकते हैं 90% केसेस में आपको प्रेगनेंसी आने के चांसेस है। लेकिन इतने साल बंद रहने के बाद ट्यूबल प्रेगनेंसीज भी आने के चांसेस है, उनके लिए भी एक बार सोचिए। बेहतर, ये सलाह थी नुसरत के लिए। डॉक्टर मानसा, एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल के ज़माने में लोग किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उस लाइफस्टाइल पे थोड़ा रोशनी डालिए कि जिस तरह की ज़िंदगी आजकल लोग जी रहे हैं किस तरह से वो भी इस प्रॉब्लम तक पहुंच सकती है। एक्चुअली ये ज़्यादा अल्कोहल या फिर स्मोकिंग लेना और नाइट शिफ्ट्स भी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, और ये नाइट शिफ्ट या फिर लेट नाइट स्लीप भी, लेट नाइट स्लीप होने से भी और उसके साथ साथ नाइट काम करने वाले लोगों में स्पर्म काउंट डिक्रीज होने की बहुत सारे चांसेस है। बहुत सारे स्टडीज़ में भी ऐसा नाइट शिफ्ट्स करने वाले लोगों में काउंट कम है ऐसा पाया गया है। तो ज़्यादा लोग अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये नाइट शिफ्ट या फिर लेट नाइट स्लीप ये इन्हें अवॉइड करनी चाहिए, और उसके साथ साथ अल्कोहल या स्मोकिंग इन्हें भी अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और एरेक्टाइल डिस्फंक्शंस भी मेल्स में हम देख सकते हैं। ये भी एक तरह इनफर्टिलिटी के लिए एंड हो सकता है, तो ये भी अगर अवॉइड करना है तो मेंटल स्ट्रेस को भी अवॉइड करना है। नॉर्मल कितनी आवर ऑफ स्लीप लेनी चाहिए हर इंडिविजुअल को? एक्चुअली 7 to 8 आवर्स स्लीप इज अ गुड स्लीप। अगर कुछ लोगों में 6 आवर्स स्लीप से भी वो साउंड स्लीप अगर रहेगा वो भी काफ़ी रहेगा। बिल्कुल। चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हो चुके हैं शामिल। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमेश है। मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। बेहतर, क्या सवाल है आपका? मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे को थायराइड प्रॉब्लम है जी। मैंने मतलब मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेज में है। इसमें कोई भी मतलब मेडिसिन नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में कोई मेडिसिन हो तो होम्योपैथ में क्यूर हो सकता है क्या? बेहतर। आपकी एज क्या है? मेरा एज है 28। 28 साल। और अपने मेंसेस के बारे में बताइए, रेगुलर हैं? हाँ ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और शादी को कितना अरसा हो गया है? मेरा 8 साल हो गए, मतलब 8 नहीं, सॉरी 7 साल हो गए। ओके, 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैम कुछ इनसे पूछना चाहेंगी आप? और जी मैम, पहले कंसीव कर चुकी हैं मैडम? हाँ, मेरे को 2 बच्चा है। अच्छा, ओके, प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को आगे बच्चे भी नहीं चाहती हूँ मैं। अच्छा। अभी थायराइड की वजह से आपको कुछ भी तरह के कंप्लेंट्स हो गया है, पुट ऑन हो गया है। वजन इनका बढ़ अच्छा, गया अच्छा। है। हाँ, लेकिन मैं सुना स्टार्ट में 2 बार भी मतलब टेस्ट करवाई हूँ, तो वो स्टार्टिंग स्टेज में है, तो डॉक्टर लोग बोलते इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। थायराइड की प्रॉब्लम डॉक्टर मानसा इन्होंने बताई है। जी। एक्चुअली ये अच्छी बात है कि थायराइड को बहुत पहले आपको डायग्नोस किया गया है, और इस हाल में अगर आप होम्योपैथी का दवा इस्तेमाल करती हैं तो आपका जो टेंडेंसी है थायराइड हार्मोन्स बढ़ने का वो सब चला जाएगा, और थायराइड हार्मोन्स का नॉर्मल भी आप अटेन कर सकते हैं, और फ्यूचर में थायराइड के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हमारे पास भी आप दवा ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगर आप ट्रीटमेंट चाहे तो drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है, आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। बेहतर। डॉक्टर मानसा, ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब जो रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स होते हैं, क्या इसका और रिप्रोडक्शन का भी कुछ आपस में रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है?
एक्चुअली ज़्यादा लोग आजकल के ज़माने में टीवी देखते हुए या फिर बैठ के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करने से और उसके साथ साथ अगर एक्सरसाइज ठीक से नहीं करें, यानी जो कैलोरीज बर्न होना है जो इतना ज़्यादा खाने से वो नहीं हो रहा, तो इसके वजह से ओबेसिटी आने के बहुत सारे चांसेस है। और डायबिटीज़ भी अभी बहुत छोटे उम्र में शुरू हो रहा है, ये ईटिंग प्रॉब्लम्स के वजह से भी कह सकते हैं, और जेनेटिक या हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स भी हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए जो हेल्दी फूड है वो खाने से और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करने से, उसके साथ अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जाए तो बहुत सारे रिजल्ट्स वो देख सकते हैं। ओके, चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल को शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, मैं रुचि बोल रही। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रुचि, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। बेहतर। सवाल क्या है रुचि आपका? एक्चुअली मैम मेरी शादी को 3 साल हो गए। मैं चाहती हूँ बच्चे, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आपको क्या करूँ मैं? रुचि क्या है आपकी एज? 23। ओके, शादी को कितना साल हो गया रुचि? 3 साल। ओके, और रुचि अपने मेंसेस बताएं रेगुलर हैं? जी। बेहतर। मैम क्या रुचि से पूछना चाहेंगी और आप अभी कुछ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं मैडम? जी जी। और मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपको मेंसेस रेगुलरली आ रहे हैं या फिर नेचुरली रेगुलर है आपके लिए? नहीं, ऐसे भी नेचुरली रेगुलर है, पर मेडिसिन में इसलिए खा रही हूँ कि बच्चा कंसीव हो जाए। अच्छा, और ओव्यूलेशन के लिए कुछ टेस्ट करवाया मैडम, वो भी बिना कुछ मेडिकेशन के? नहीं। और ट्यूब्स के स्टेटस पता है आपको? अच्छा, और इन्फेक्शंस के लिए? वो भी सही है। और आपके हस्बैंड का काउंट, मोटिलिटी और इन्फेक्शंस के लिए? वो उनका नॉर्मल है। अच्छा, ठीक है मैडम। रुचि बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, ज़रूर आपकी मैम मदद करेंगी। मैम इनके जैसी बहुत आम जैसी प्रॉब्लम है, सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी कंसीव करने में दिक्कत आती है, क्या कहेंगी इन्हें आप? एक्चुअली इन्हें मेरे ख्याल से ओव्यूलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि मेडिसिन के साथ वो लोगों ने ये ओव्यूलेशन टेस्ट के लिए भेजे गया है, और जब मेडिसिन के साथ ओव्यूलेशन का टेस्ट किया जाता है आर्टिफिशियल होगा, नेचुरल तरीके से उनमें ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। वो करने के लिए आपको पूरे दवाई छोड़ने के बाद 2 महीने के बाद आपको फिर से एक बार ओव्यूलेशन के लिए टेस्ट के लिए आप जाइए, और तब भी ओव्यूलेशन नॉर्मल होगा। तो कुछ लोगों में फैमिलियल टेंडेंसीज या फिर कुछ हेरिडिटरी डिसीजेस ऐसा रिपोर्ट्स में या फिर बाहर हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस में हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो टेंडेंसीज बचे रहते हैं। वो होम्योपैथी का मानना ये है कि जो टेंडेंसीज हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो जो शरीर का तत्व होगा उन्हें भी डील करने के लिए होम्योपैथी में दवाइयाँ होंगे। एक बार आप 2 महीने रुकने के बाद, वो 2 महीने पूरे आपका दवाई छोड़ने के बाद एक बार फिर से ओव्यूलेशन का टेस्ट करवाइए, और वो ठीक रहा तो भी आपके लिए ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, लेकिन होम्योपैथी के तरीके से आपको देना पड़ेगा। एक बार हमारे क्लिनिक्स पे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है, एक बार ऑनलाइन चैटिंग कीजिए, आप हमारा पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप अपने जवाब, आप डॉक्टर के जवाब से मुतमईन हुई हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो। खुश आमदीद, क्या नाम है आपका? यास्मीन। यास्मीन, कहाँ से? करनौल से। क्या सवाल है यास्मीन आपका? मुझे शादी हो, 3 बच्चे हैं, शादी हो को 11 साल हुआ। हाँ, अब वो बच्चे मुझे 4 बार डीएनसी हुई है। अच्छा जी। 4 बार भी टिक को चले गया। वो जो ऐसा कहीं कुछ जाता कि घड़ी घड़ी को वो पूछने वास्ते करी। बेहतर जी। गोलियां खा रही थी, अब बरस हुआ जाको। अब गोलियां खा रही थी, अब भी रहने गोलियां बराबर यूज नहीं करने से फिर अपडेट नहीं आया। यास्मीन जरूर आपकी मदद की जाएगी, फिक्र ना करें। आपने अपनी उम्र क्या बताई है? मेरी उम्र 25 साल। ओके, और यास्मीन आपकी मेंसेस आपके रेगुलर होते हैं? मेरे आपकी माहवारी नॉर्मल है? नॉर्मल है, ये डेट बराबर नहीं आता महीना में, तो वो प्रॉब्लम। डॉक्टर मैम से यास्मीन से कुछ पूछना चाहेंगी आप? अभी आप आगे बच्चे चाहते हैं मैडम? हाँ, वो तो बराबर ऐसा घड़ी घड़ी को 4 टाइम ऐसा हो गया। डेट 3 महीने में अच्छा आता, 3 महीने में बराबर नहीं का तो डीएनसी करवा लेते थे। अच्छा ठीक है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाया, इन्फेक्शंस है कि नहीं वो देखने के लिए? इंफेक्शन नहीं बोले पहले, वो ये भी हार्मोन्स का भी चेकअप करे। अच्छा, वो भी नॉर्मल है बोले। और आपके हस्बैंड के लिए कुछ टेस्ट करवाया मैडम? नहीं करे। ठीक।
आप कोई भी सवाल अगर इनफर्टिलिटी के हवाले से डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारे 0402331380 या फिर 0402331380। ये हमारे नंबर्स हैं, इन पर आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। डॉक्टर मानसा, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ यास्मीन कॉलर जुड़ी थी जिन्होंने बताया 11 साल उनकी शादी को हो चुके हैं, रिपीटेड अबॉर्शंस की उन्होंने शिकायत की है, 25 साल उनकी उम्र है। वो जानना चाहती कि ये क्यों इतने फ्रीक्वेंट अबॉर्शन से गुजर रही हैं, वो क्या वजह है इसकी? एक्चुअली रिपीटेड अबॉर्शंस होने के लिए बहुत सारे वजह होंगे। यूट्रस का अगर शेप ठीक से नहीं हो या फिर साइज में कुछ फॉल्स है या यूट्रस में, ट्यूब्स में या फिर कोई भी जेनेटल पार्ट्स में अगर इन्फेक्शंस हो तो भी ये हो सकता है। और ब्लड में जो टॉर्च 10 तरह के वायरल इन्फेक्शंस होंगे तब भी ये अबॉर्शंस हो सकते हैं। और उनके हस्बैंड के सेमेन में कुछ इन्फेक्शंस हो तो भी अबॉर्शंस होने के चांसेस है। और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से भी अबॉर्शंस हो सकते हैं। तो किस वजह से उन्हें रिपीटेडली अबॉर्शंस हो रहा है वो देखना पड़ेगा। और हार्मोनल इम्बैलेंस का तो इन्हें सिम्टम्स है, क्योंकि मेंसेस भी ठीक तरह से नहीं आ रहे तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और अगर इन्फेक्शंस रहते हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट लेके उसके बाद अगर प्लान करें तो अभी भी फिर से अबॉर्शन नहीं होने के चांसेस होंगे। क्योंकि जब बॉडी में इन्फेक्शंस परसिस्टिंग रहेंगे तब कभी भी प्रेगनेंसी आएगा तो ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स यानी डीएनसी करवाना पड़ना या फिर कुछ अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस हो जाना, ऐसा हो सकता है। तो पहले ट्रीटमेंट ले, उसके बाद अगर प्लान करें तो अच्छा होगा। इंशाल्लाह फिर जरूर कंसीव कर पाएंगी। चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक और कॉलर को ज्वाइन करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? मैम मैं स्नेहलता बोल रही हूँ। स्नेहलता जी, कहाँ से हैं आप? मैम सोनीपत से बोल रही हूँ। मैम अभी मैंने 1 महीने पहले कुछ टेस्ट करवाए थे तो उसमें मुझे थायराइड का जो फर्स्ट स्टेज आता है वो बताया गया और 25 mg की एक थायराइड की टैबलेट दी गई जी जी। और एक पीसीओ पॉलिस्टिक ओवरीज, पीसीओडी, ये हाँ पीसीओ ओवरीज मतलब पॉलिस्टिक ओवरीज, ये एक मुझे बताया गया कि द पर्सन यू हैव कॉल्ड हैज पुट। इनका ख़त्म कट हो गया। स्नेहलता, ये भी बहुत सॉरी मैम, ये भी बहुत आम प्रॉब्लम है जो अभी स्नेहलता ने हमारे साथ बांटी है कि थायराइड की इनको शिकायत है प्लस इन्हें पीसीओडी की भी शिकायत बताई गई है। तो इसके लिए क्या आप बता सकती हैं? जब थायराइड या फिर पीसीओ ये दोनों रहते हैं यानी ये दोनों भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। जब थायराइड का हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है या फिर जो ओव्यूलेशन के लिए चाहिए FSH, LH, प्रोलैक्टिन, E2 यानी ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये पांचों का अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो भी ये दोनों डिसऑर्डर्स जो हम बात कर रहे हैं वो हो जाएंगे। और जब थायराइड होगा तो भी अनओव्यूलेशन यानी ओव्यूलेशन नहीं होने के सिम्टम्स हो सकते हैं। और पीसीओडी में भी ओवरीज में सिस्ट होने की वजह से, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी ओव्यूलेशन नहीं होने के भी चांसेस है। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तब प्रेगनेंसी के लिए भी ये एक रुकावट बन सकती है। और उसके साथ साथ जिन लोगों में मैरिज अभी तक नहीं हुआ, अगर पीसीओडी या फिर थायराइड टीनेजर्स में भी हम देखेंगे तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज ज़्यादा हम देखेंगे। तो ये इरेगुलरिटीज को ठीक करने के लिए इन दोनों के लिए भी होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन हैं और बिना कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस के, बिना कुछ साइड इफेक्ट्स के इनका इलाज हम कर सकते हैं और 80% से ज़्यादा एश्योरेंस भी हम दे सकते हैं परमानेंट क्यूर के लिए। बेहतर, ओके। एक और कॉलर को हम शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ गुड इवनिंग डॉक्टर। हाँ वो हमें बात करना था कि हमने ना, आपका नाम प्लीज बताएं हमें, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शोभा जायसवाल। ओके, कहाँ से हैं आप? मैडम प्लीज जल्दी से अपना सवाल पूछने से पहले आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें। हाँ वो हमें पूछना था, वो कुछ दिन पहले हमने वो क्या नाम है बच्चे का जो था वो टाका लगाने का बंद करवा दिए थे। जी मैडम, आपको अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट करना होगा वरना आपका सवाल पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ वो हमने अपना जो अबॉर्शन कराया था उसके लिए हम ये पूछना है कि क्या नाम है वो खुल सकता है कि नहीं। अच्छा, और अपनी एज आपने क्या बताई? और एज है हमारा 32। कितना साल हो चुके हैं शादी को? शादी को हो गए वही 20 साल हो गए हैं। ओके, और मेंसेस आपके रेगुलर हैं? हाँ वो रेगुलर है। बेहतर। मैम कुछ इनसे और पूछना चाहेंगी? इससे पहले बच्चे हैं मैडम आपको? बच्चे एक ही है और एक बच्चे का गुजर गया है इसलिए। अच्छा, तो अभी कंसीव करना चाहेंगे आप? हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया।
आपका सवाल डॉक्टर ने सुन लिया है और ज़रूर आपको जवाब देती हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी मैम। इससे पहले भी हम ट्यूबल रिकैनालाइजेशन के बारे में हमने बात किया। जब ट्यूबेक्टमी की जाती है, यानी एक फैमिली प्लानिंग का ट्रीटमेंट है ये, जब वो ट्यूब्स लाइगेट करेंगे तो उसके बाद जब कंसीव करना चाहेंगे तो वो ट्यूब्स को रीओपन कर सकते हैं। ट्यूबल रिकैनालाइजेशन तरीके के ज़रिए वो ट्यूब्स रीओपन कर सकते हैं। लेकिन ये ट्यूब्स रीओपन करने के बाद एक बार 3 महीने होने के बाद एक बार ट्यूब्स का स्टेटस देखने के लिए HSG का टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ ट्यूब्स ऐसे ही बहुत साल बंद रहने के वजह से ऐसे ही फिर से बंद होने की, फिर से क्लोज होने के भी चांसेस है। तो वैसे है कि या फिर क्लोज है या ओपन है, ये देखने के लिए ये ऑपरेशन होने के बाद 3 महीने के बाद एक बार आपको HSG का टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर ट्यूब्स खुले हैं तो आप 90% तक कंसीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा ट्यूबल रिकैनालाइजेशन होने के बाद ट्यूब्स का मोटिलिटी डिक्रीज होने की वजह से या फिर इतने सालों में अगर बॉडी में इन्फेक्शंस अगर फैल गया तो भी ट्यूब्स क्लोज होने की या फिर ट्यूबल प्रेगनेंसीज आने की भी चांसेस है। तो एक बार ट्यूबल रिकैनालाइजेशन करने के बाद एक बार आपका स्टेटस कैसा है, हार्मोन्स कैसे हैं, इन्फेक्शंस का स्टेटस कैसा है, ये देखने के लिए पहले टेस्ट करवा के उसके बाद अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होते हुए आपको प्रेगनेंसी आने के बहुत सारे चांसेस है। ओके, बहुत शुक्रिया। चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, खुश आमदीद, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं नेहा बोल रही हूँ कानपुर से। हाँ डॉक्टर, मेरी एज जो है 33 है और करीब 4 महीने पहले मुझे 3 महीने का मिसकैरेज हो गया, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो गया। और मतलब थोड़ा सा रात में हो गया और अगले दिन मुझे बाकायदा अबॉर्शन करवाना पड़ा जाके। तो इसका कोई रीजन नहीं था, डॉक्टर ने सब टेस्ट रिपोर्ट सही बताए थे। मैंने कुछ दिन पहले ये सुना है कि ब्लड हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप में भी कुछ उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव और मेरे हस्बैंड का है बी पॉजिटिव और मेरा है AB नेगेटिव। तो इस वजह से ये हुआ है क्या कुछ? तो नेहा, अभी आपके कोई भी औलाद नहीं है? नहीं, मेरा एक बेटा है। ओके, एक बेटा। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मेरा मिसकैरेज इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है जी, ये क्या ब्लड ग्रुप की वजह से हुआ है क्या? बेहतर। और आपके मेंसेस के बारे में आप बताएं, रेगुलर हैं? जी, रेगुलर। बेहतर। मैम कुछ और नेहा से पूछना चाहेंगी? और पहले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है मैडम, पता है आपको? हाँ जी, उसका भी बी पॉजिटिव है। जो मेरे हस्बैंड का है वही उसका भी है बी पॉजिटिव। ठीक है नेहा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू वेरी मच। जी, ये बहुत अच्छी सवाल है मैडम। जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और फादर का पॉजिटिव होता है और मदर में जो फीटस बन रहा है उसका पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव के एंटीबॉडीज मदर के बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। लेकिन पहले बच्चे को इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि तभी एंटीबॉडीज डेवलप होगा तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन दूसरे बच्चे जब पॉजिटिव का फीटस अगर मदर के कोख में अगर पल रहा है तो तब उसके बॉडी में वो एंटीबॉडीज रहने की वजह से और ब्लड क्लॉट होने की वजह से अबॉर्शन होने के चांसेस है। आपको शायद इसी के वजह से अबॉर्शन हुआ होगा। लेकिन ये प्रिवेंट करने के लिए जब आपका फीटस, जब प्रेग्नेंट अभी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करेंगे और उसके बाद जब आपको प्रेगनेंसी आएगी तब तुरंत आपका फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है वो देखने के लिए टेस्ट करेंगे डॉक्टर्स, और अगर वो पॉजिटिव निकला तो अबॉर्शन प्रिवेंट करने के लिए भी वो दवा दे देंगे। अभी आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और आपका पूरा प्रॉब्लम ये बताइए आप। उसके बाद जब आप प्रेग्नेंट बनेंगे वो लोग केयर लेने से वजह से आपको अबॉर्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। हम इस तरह की मेडिसिन आपको दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया। हम एक और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मैं हैदराबाद से संजीदा बात कर रही हूँ। क्या नाम बताया आपने? संजीदा जी, कहाँ से? हैदराबाद से। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, पर क्या है मैं 3 साल के बाद प्रेग्नेंट हूँ। जी, पर मैं प्रेग्नेंट हूँ जब से मेरी नाक में से खून बहुत जा रहा। जब खया 3 मंथ्स तक तो अभी भी खया बहुत हो रहे मुझे, खया बहुत हो रही है और खया के साथ नाक में से खून जा रहा और इतने ग्लूकोज वगैरह ये तो सब ट्रीटमेंट चल रहा, फैमिली डॉक्टर है। बट मेरा पेट भी बहुत सख्त रह रहा। तभी भी उनको ये प्रॉब्लम बोले तो ना बोले कि बस पानी कम है, ये कम है, ऐसा बता रही। पर मुझे एक टेंशन ये हो रही कि नाक में से खून क्यों जा रहा प्रेगनेंसी में।
कभी भी मुझे ऐसा तो गया नहीं। जब से ये प्रेगनेंसी आई तब से नाक में से खून जा रहा। संजीदा, अपनी उम्र क्या बताई आपने? मेरी 22 उम्र है। ओके ओके, और आपने बताया आप 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं? जी 6 मंथ्स, सॉरी 6 मंथ्स। करेक्ट। मैम संजीदा से कुछ और पूछना एक्चुअली चाहिए? पेट मेरा बहुत सख्त है और मैं बताई तभी 6 मंथ से उन्होंने बोला कि तकरीबन है कि 8-10 ग्लूकोज चढ़वाने पड़ेंगे कि पानी बहुत कम है जिस्म में। जरूर आपकी मदद की जाएगी। कुछ ओके, पूछना थैंक चाहेंगे? ये संजीदा, आप हैं अभी हमारे साथ? जी हाँ। जी, कुछ मैम आपसे पूछना चाह रही हैं। ये पहली प्रेगनेंसी है मैडम आपके लिए? जी हाँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। मैं भी जब मैरिज से पहले मैं प्रेगनेंसी नहीं रहने के लिए टैबलेट्स खाई थी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो फिर से मैं थोड़ा ट्रीटमेंट ली, उसके बाद मेरे हस्बैंड बाहर रहते, उसके बाद ट्रीटमेंट ली तो तब जाकर प्रेग्नेंट रही। अभी तो सब ठीक है, बट नाक में से खून जाने से मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है मैडम, अभी आप रिसेंटली स्कैन कब करवाया? अभी 15 डेज हो रहा है मेरे को। अच्छा है ना, बेबी का ग्रोथ अच्छा है बता रहे हो लोग? हाँ हाँ बता रहे, बट पानी कम है बोल रहे पेट, तो अच्छा। उसकी वजह से पेट सख्त हो रहा। ठीक है ठीक है। संजीदा, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी मौजू पर और साथ ही साथ आपके सवाल भी प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर से हमारे 040233133380 या फिर 040233133820। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर मानसा संजीदा ने हमें हैदराबाद से कॉल किया था। ये कहती हैं कि 22 साल इनकी उम्र है, 6 महीने ये प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ये शिकायत बता रही है कि इनका पेट बहुत सख्त हो गया है, नाक से इनके खून आ रहा है। स्कैनिंग कहती है कि बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत बेहतर है और एमनियोटिक फ्लूइड की कमी बताई है डॉक्टर ने। अभी आपसे जानना चाहती हैं कि क्या ये कोई खतरे की बात है? एक्चुअली 6 महीनों में ऐसा एपिस्टैक्सिस यानी नोज ब्लीड आना तो वेरी रेयर सिम्टम है, लेकिन जब भी ऐसा कंप्लेंट्स प्रेगनेंसी में पाया जाता है तो उनके लिए टेंडेंसीज रहेंगे बॉडी में। आपके बॉडी में ब्लीडिंग टेंडेंसी रहा होगा तो इसीलिए आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके लिए होम्योपैथी में दवा है। और जहाँ तक आपका एमनियोटिक फ्लूइड का सवाल है, आप जो दवा ले रही है ना, उसके साथ वो डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ज़्यादा चिंता मत करें, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने से इस वक्त में बहुत सारे प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जब तक आपका बेबी का ग्रोथ सही है तब तक आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा, यानी हर रोज़ आपको ऐसा एपिस्टैक्सिस यानी नोज ब्लीड हो रहा, तो आप खून बढ़ने के लिए दवाई या फिर कोई भी सप्लीमेंट्री फूड लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिलीवरी में आपको आपका HB भी अच्छे से रहना होगा। तो आप खून बढ़ने के लिए जो चीज़ें होंगी वो खाने की कोशिश कीजिए। और अगर एपिस्टैक्सिस बंद नहीं हुआ तो यानी नोज ब्लीड आपको कम नहीं हुआ तो आप हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं और आपका ट्रीटमेंट भी हम शुरू कर सकते हैं। बेहतर। तो ये मशवरा था ये संजीदा के लिए। और हम चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं एक और कॉलर के साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। मैम गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? अभी मैंने कॉल किया था लेकिन मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था। ओके, अपना नाम बताएं। मैं स्नेहलता बोल रही हूँ। अच्छा जी, स्नेहलता, चलिए आपका दोबारा कॉल आ गया। सवाल अपना दोबारा पूछिए। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज पे बताया गया है और एक पॉलिसिस्टिक ओवरीज नाम की एक मुझे बीमारी बताई गई है। तो उसमें मुझे जिनेट और अश्योर 2 टैबलेट्स दी गई हैं और विटामिन की कुछ टैबलेट्स दी गई है। तो उसमें मुझे ये मेरी प्रॉब्लम क्या क्योर हो सकती है? स्नेहलता, और मेरे को 1 साल मुझे मैरिज को हो गया था, मैं कंसीव करना चाहती हूँ, तो क्या उसमें बेहतर क्या प्रॉब्लम आ रही हैं और क्या मुझे कुछ करना चाहिए? जरूर आपको डॉक्टर बताएंगे। स्नेहलता, आपकी एज क्या है? जी 29। ओके, और आपके मेंसेस रेगुलर हैं? वो अभी इरेगुलर थे, इसी के कारण मैंने अभी कुछ टेस्ट करवाए थे तो अभी हो गए हैं। 2 महीने के गैप से मुझे हुए हैं। कुछ डॉक्टर पूछना चाहेंगे इनसे आप? स्नेहलता, बहुत शुक्रिया और मैम ज़रूर आपकी मदद करेंगी। शुक्रिया आपने कॉल किया जी। एक्चुअली जब आप मेडिसिन लेंगे तब आपको पीरियड्स रेगुलरली आएंगे, लेकिन वो आर्टिफिशियल मेंसेस है, वो मेडिसिन विथड्रॉल ब्लीडिंग हम कहेंगे, उन्हें मेंसेस भी हम नहीं मानते। और आपको अगर रेगुलरली मेंसेस चाहिए वो भी बिना कुछ हार्मोनल मेडिकेशन का, तो आपको होम्योपैथिक का दवा लेनी चाहिए। और जो कुछ भी आपने अभी दवाइयों का नाम बताया वो हार्मोनल पिल्स हैं और हार्मोन्स लेने से आपका बस सप्लीमेंट होगा, यानी जब तक आप वो लेंगे तब तक आपका मेंसेस ठीक रहेंगे। और इंजेक्शंस के ज़रिए या फिर हार्मोन्स आपको आपके बॉडी में भेजने के ज़रिए आपका ओवुलेशन भी वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एग्स मेडिसिन के साथ बनेंगे उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा।
तो नेचुरली आपका ओव्यूलेशन भी होना है और पीरियड्स भी रेगुलर होना है, तो आपको परमानेंट नेचुरल ट्रीटमेंट होम्योपैथी में मिलेगा। एक बार आपके पूरे रिपोर्ट्स लेकर हमारे पास आने की कोशिश कीजिए, आपका हार्मोन्स का टेस्ट करवाएंगे और उसके साथ साथ एक स्कैनिंग भी निकलवाएंगे। उसके साथ हमें पता चलेगा कि आपका जो इम्बैलेंस है वो जिस स्टेज में है और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए आपको बताएंगे। लेकिन ये टेस्ट आपको आप जो कुछ भी आप ये दवा ले रहे हैं वो छोड़ने के बाद 2 महीने के बाद ही हम कर सकते हैं। ओके, एक और कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, मैं बेंगलोर से वंदना बोल रही हूँ। वंदना जी, क्या सवाल है आपका? वंदना, आर यू देयर? कंसीव नहीं हुआ है। 2010 में एक फरवरी में एक बच्चा आया था, लेकिन उसका हार्ट बीट नहीं आया जी। वो मिसकैरेज हो गया था। फिर अप्रैल में एक कंसीव हुई तो वो ब्लीडिंग से वो मिसकैरेज हो गया 4.5 मंथ का। फिर अभी हमने डॉक्टर से दिखवाया, उसने हिस्टेरोस्कोपी करवाया था 12 में, वो माइनस सेप्टम बता रही है वो डॉक्टर जी। जिसे उसने कहा कि हटा दिया हमने। ओके, पर टॉर्च टेस्ट भी करवा ली, वो भी निगेटिव है और एक ट्यूब ब्लॉक बता रही है। ओके जी। जी वंदना, आपने उम्र क्या बताई अपनी? मेरी 36 है। और शादी को कितना साल हो गया है? 5 साल हो गए। वंदना, आपकी मेंसेस रेगुलर हैं? जी मेंसेस रेगुलर है, लेकिन थोड़ा कम आ रही है इधर 2 महीने से। बेहतर। मैम, कुछ और पूछना चाहेंगे इनसे आप? आपके हस्बैंड का टेस्ट करवाया मैडम? उनका सारा टेस्ट नॉर्मल है डॉक्टर। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू। एक्चुअली आपके यूट्रस में माइनर सेप्टम है करके आपको बताया गया है और वो सेप्टम रहने से आपको रिपीटेडली अबॉर्शंस होने के चांसेस है। आपने वो निकाल भी दिया, लेकिन आपको एक तरफ ट्यूबल ब्लॉक भी है। लेकिन ज़्यादा लोग सोचते हैं कि एक तरफ अगर ट्यूबल ब्लॉक है, दूसरा तो खुला है, वहाँ से प्रेगनेंसी आ सकता है और बेबी भी हो सकता है, ऐसा सोचेंगे। लेकिन जब आपको ट्यूबल ब्लॉक है तो उसके लिए आपको इन्फेक्शंस होने की चांसेस है। जब आपके बॉडी में इन्फेक्शंस है तो जो एग रिलीज होगा, जो अगर पेटेंट होगा भी एक ट्यूब, तो वो एग करप्ट होने की वजह से, एग इन्फेक्टेड होने की वजह से वो उतना स्ट्रेंथी नहीं रहेगा और रिपीटेडली अबॉर्शन होने की भी चांसेस है। तो आपको 2 रीजंस थे अबॉर्शंस होने के लिए, एक था इन्फेक्शंस और एक था सेप्टम। सेप्टम को तो आपने सर्जरी करके निकाल दिया, लेकिन आप में जो इन्फेक्शंस है वो अभी बाकी है, वो ट्यूबल ब्लॉक के रूप में हमें दिखाई भी दे रहा। तो इन दोनों के लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। और आपका मेंसेस तो सही है, लेकिन अभी स्कैंडी फ्लो आप बता रहे हैं और उसके लिए भी हम दवा दे सकते हैं। उसका रीज़न होगा हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये तीनों के लिए भी आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। ट्यूबल ब्लॉक्स विदाउट सर्जरी के हम उन्हें पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं, वो भी 5-6 महीनों में। और टीबी का भी आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये सारे टेस्ट हम आपको करवाएंगे। एक बार हमारे क्लिनिक आने की कोशिश कीजिए या फिर ऑनलाइन हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। diachaitanyas.com हमारा वेबसाइट है। बेहतर, ये सलाह थी वंदना के लिए। चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं एक और कॉलर के साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुमताज है। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी, मेरी एज 23 है। मैं मैडम से ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे को प्रेगनेंसी का 2 मंथ्स थे, तो 1 हफ्ता पहले ही मिसकैरेज हो गया। मैं ये प्रेगनेंसी से पहले 2 बार मैं अबॉर्शन के लिए टैबलेट्स खाई थी मैं, तो उसी वजह से क्या मेरा अभी मिसकैरेज हुआ या फिर या कुछ और बात हो सकती? वंदना, आपके वैसे मेंसेस रेगुलर हैं? जी हाँ, रेगुलर है वो तो। ओके, और शादी को कितना हुआ है साल? 6 इयर्स हो गया। देखो 2 बच्चे हैं। ओके, मुमताज, आपने अपना नाम बताया। मुमताज से आप कुछ और पूछना चाहेंगी? अभी आप बस इतना ही पूछना था मैडम से कि परसों मिसकैरेज उसी वजह से हुआ, जो पहले अबॉर्शन 2 बार हो चुका था, क्या उसी वजह से मिसकैरेज हुआ या फिर आने कभी कुछ ऐसा प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है? अभी आप बच्चे चाहते हैं मैडम? जी हाँ। ठीक है मुमताज, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ज़रूर मैडम ने आपकी प्रॉब्लम सुनी है, मदद करने की कोशिश करेंगी वो। अबॉर्शन होने के लिए अगर आप हार्मोन्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर तो ज़रूर पड़ेगा आपके फ्यूचर प्रेगनेंसी में। एक बार आप इन्फेक्शंस का टेस्ट करवाइए, टॉर्च तरह के वायरल इन्फेक्शंस का टेस्ट करेंगे। वो करने के बाद हमें पता चलेगा कि आपको किस वजह से वो अबॉर्शन हुआ, और अगर इन्फेक्शंस है तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट ख़त्म होते ही, आपका इन्फेक्शंस कम होते ही आपको प्रेगनेंसी आएगा और अबॉर्शन का भी चांसेस नहीं रहते। बेहतर। डॉक्टर, हमारे पास एक मैसेज आया है, हम पहले कॉल ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर।
आदाब, मैं रुखसाना बोल रही हूँ श्रीनगर से। जी रुखसाना, क्या सवाल है आपका? जी मेरे शादी को 5 साल हो गई है, अभी कंसीव नहीं कर रही हूँ। जी ओके, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। बहुत से ट्रीटमेंट करवाए मैंने, मेडिसिन भी लिए बहुत कुछ, यहाँ भी दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया। रुखसाना, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? मेरी एज है 30। ओके, और आपके मेंसेस रेगुलर हैं? रेगुलर है, मेंसेस रेगुलर। बेहतर। हेलो जी। शादी को 5 साल आपने बताए है, और 5 साल बताया। मैम कुछ और पूछना चाहिए? अभी आप कुछ दवा इस्तेमाल कर रहे हैं मैडम? जी नहीं, कुछ भी नहीं। और आपने ओव्यूलेशन का टेस्ट करवाया? जी करवाया, HSG भी करवाया, वो हिस्ट्रोकॉपी। हाँ, ओव्यूलेशन का टेस्ट वो क्लियर दिखा रहा है, कुछ बाइकॉर्नियर दिखा रहा है। बाइकॉर्नियर यूट्रस दिख रहा है। ओके, जी। ठीक है। और अभी आपका जो ओव्यूलेशन का टेस्ट आपने करवाया, वो मेडिसिन लेते हुए करवाए या फिर नेचुरली करवाया आपने? जी ओव्यूलेशन यानी फॉलिकुलर स्टडी बोलेंगे ना, एग रिलीज का टेस्ट, जी वो करवाया आपने? वो भी ठीक, PRL, बहुत से THS, सब कुछ ठीक है। मेरे हस्बैंड का ना वो THS, वो थायराइड टेस्ट थोड़ा ये है। अच्छा, वो मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है मैडम। ओके, बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने कॉल किया हमें। जी एक्चुअली बिना कुछ रीज़न का प्रेगनेंसी नहीं आना तो बहुत सारे लोगों में नहीं होता, वो बहुत कम लोगों में हम देख सकते हैं। आपका जो रीज़न्स है वो हमें समझने के लिए पूरे टेस्ट अगर नहीं करवाएंगे तो पता नहीं चलेगा। एक बार आपके पूरे रिपोर्ट्स लेकर हमारे पास आने की कोशिश कीजिए, वो पूरे स्टडी करने के बाद हम बता सकते हैं कि किस वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा, वो हम बता सकते हैं। और आपने जो बोला बाइकॉर्निएट यूट्रस, ये बाइकॉर्निएट यूट्रस होने से प्रेगनेंसी आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों में बाइकॉर्निएट यूट्रस के साथ अबॉर्शन होने की चांसेस है। जब वो सेप्टम पे अगर प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाता है तो अबॉर्शन होने की चांसेस रहेंगे। तो एक बार आपका वो बाइकॉर्निएट का सिचुएशन भी हम देखना चाहेंगे, क्योंकि कितना पार्ट्स पे, कुछ लोगों को सेप्टम पार्शियल होगा, कुछ लोगों में कंप्लीट होगा, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। वो देखने के बाद ही भी आपको कुछ हम सलाह दे सकते हैं। एक बार हमारे क्लिनिक को आने की कोशिश कीजिए। बेहतर, ये मशवरा था रुखसाना जी के लिए। और नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी मौजू पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, तशरीफ लाई हैं वो डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। कोई भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर मानसा से इनफर्टिलिटी के हवाले से, हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारे 040-233-133-80 या फिर 040-233-13820। डॉक्टर मानसा की तरफ हम बढ़ते हैं और डॉक्टर मानसा हमारे साथ कॉलर हो चुके हैं ज्वाइन। चलिए आप कॉलर को लेते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम जैनब है, मैं दुबई से बात कर रही हूँ। खुश आमदीद जैनब, क्या सवाल है आपका? क्योंकि मेरे को ना मैम, यानी ऐसा वाइट कपड़ा जो बोलते हैं वो होता। ओके। और उसमें एक अजीब सी बोर है थी, यानी क्यों कोई इन्फेक्शन है या मेरे को एक लड़का है। अभी यानी मैं हमल से वो नहीं हूँ, मतलब यानी ये इन्फेक्शन है और मेरे कमर में और पेट में तकलीफ होती। ओके। तो मैं इसलिए मैम से पूछना चाह रही थी, यानी ये कुछ इन्फेक्शन है या कुछ है। बेहतर। जैनब, आपकी क्या उम्र है? जी मेरी उम्र 26 है। और मेंसेस आपके रेगुलर हैं जैनब? अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर है। ओके, बेहतर। और शादी को कितना अरसा हो गया है? मेरे शादी को 3 साल हो रहे हैं अभी, यानी खत्म, यानी 3 साल। मैम जैनब से कुछ और पूछना चाहेंगी आप? अभी आप कंसीव करना चाहती हैं मैडम आगे? जी हाँ। ओके। और आपको इचिंग कुछ हो रहा, खुजली हो रहा है आपको? हाँ खुजली ऐसा होता है बस। और कुछ क्या है यानी, मतलब हाँ ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज से कुछ स्मेल आ रहा है मैडम? हाँ स्मेल आता है यानी। ठीक है जैनब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। जी, इन्होंने वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बताई है, उसमें ओडर एक आता है, बैड ओडर, उसकी भी शिकायत इन्होंने करी है। जी एक्चुअली ये सारे सिम्टम्स इन्फेक्शन को ही दिखा रहे हैं। और जब इन्फेक्शन होगा पेल्विक कैविटी में और वेजाइना में, कहीं भी
अगर जेनिटल पार्ट्स में इन्फेक्शन होगा तो ऐसे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्जेस के साथ, इचिंग के साथ ये वाइट डिस्चार्ज होगा। और जब भी ये होगा तो इन्हें तुरंत ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी इनके लिए, क्योंकि आगे जाके ये जेनिटल पार्ट्स का इन्फ्लेमेशन और ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ भी होने की चांसेस है, क्योंकि कमर दर्द ये भी कंप्लेंट्स वो बता रही है। अगर आगे जाके ये ट्यूब्स में या फिर यूट्रस में इन्फ्लेमेशन पैदा करे तो ये बहुत प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो आप तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और इसके लिए पूरे तरह से ट्रीटमेंट ले लीजिए, या फिर हमारे पास भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है। लेकिन तुरंत ट्रीटमेंट लीजिए और इसका अभी ये प्रॉब्लम को सुलझाइए, क्योंकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा कर सके। उम्मीद करते हैं ज़ैनब आपने मैम के जवाब को सुना है, आपको फ़ौरन इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। चलिए हम एक और कॉलर को लाइव ऑन एयर खुश आमदीद कहते हैं, शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, खुश आमदीद, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईदा है, मेरी एज 33 है। मुझे ये बात करनी थी कि मैंने पूरा इलाज करा लिया है, मेरा बेबी कंसीव नहीं हो रहा। ये पूछना था, एक साइड की ट्यूब खुली है, एक साइड की बंद है। जी सईदा, कहाँ से आप कॉल कर रही हैं? मैं दिल्ली से कर रही हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर ने बताया कि एक साइड की ट्यूब ब्लॉक है आपकी? हाँ जी। ओके, और आप अभी तक एक बार भी कंसीव नहीं कर पाएंगे? नहीं। तो कितना साल हो गया शादी को? 3 साल। और मेंसेस आपके रेगुलर हैं? हाँ जी। मैम कुछ पूछना चाहेंगी सईदा से आप? अभी आप कुछ दवा इस्तेमाल कर रही हैं मैडम, या फिर नेचुरली आपका मेंसेस रेगुलर है? अभी मैंने इलाज कराया था, तो मैंने दवाई तो अभी है कि मतलब चल रही है मेरी दवाइयाँ। और अभी कंसीव के लिए है वो दवाई। अच्छा। लेकिन कंसीव फिर भी नहीं हो रहा। टीबी का कुछ टेस्ट करवाया मैडम? हाँ जी। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का कुछ टेस्ट करवाया आपको? टीबी का भी करा रखा है। हाँ, कैसा है वो? रिपोर्ट नॉर्मल बताते हैं। नॉर्मल है। और ओव्यूलेशन कैसा है मैडम? एग रिलीज का टेस्ट करवाया आपने? हाँ जी मैम, सारे टेस्ट वाले, लेकिन बेबी ठीक है। थैंक यू वेरी मच सईदा, आपने कॉल किया। गालिबन ये कह रही है कि सारे ही टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, क्या मसला हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक्चुअली एक तरह का ट्यूबल ब्लॉक है, तो बॉडी में इन्फेक्शंस होने के चांसेस है। एक ही ये ट्यूबरक्लोसिस के वजह से ही नहीं हो सकता, क्लमीडिया यानी अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के साथ भी ये ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है। तो ट्यूबल ब्लॉक को पहले क्लियर करनी चाहिए। जब ये ट्यूबल ब्लॉक होगा, अगर ओवम अच्छी तरह से रिलीज हो गया तो भी वो इन्फेक्टेड होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। तो आपको पहले ट्यूबल ब्लॉक को क्लियर करना पड़ेगा, और वो ट्यूबल ब्लॉक हम मेडिसिन के साथ क्लियर कर सकते हैं, और परमानेंट इलाज भी है हमारे पास। एक बार drchaitanyas.com में लॉगिन होकर हमारे साथ लाइव चैट कीजिए, आपका प्रॉब्लम का हल मिलेगी आपको। बेहतर। मैम आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया है क्लेमिडिया, आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताना चाहेंगी कि ये क्या होता है और क्या इसकी वजह हो सकती है? एक्चुअली क्लेमिडिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, और ये हस्बैंड से वाइफ को, वाइफ से हस्बैंड को भी स्प्रेड होने की भी चांसेस है। और जब भी एसटीडीज होंगे तो वेजाइनल पार्ट्स का और यानी जेनिटल पार्ट्स का दोनों में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस है। तो उसके वजह से ट्यूब्स ब्लॉक होना, और मेल्स में भी अगर स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे हो लेकिन वो भी ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन से बाहर नहीं आना, ये भी हम देख सकते हैं। तो जब भी ये इन्फेक्शंस होंगे तो उन्हें ट्रीट करनी पड़ेगी, ताकि आगे जाकर वो इनफर्टिलिटी तक नहीं लीड कर सके। बेहतर। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर हो चुके हैं शामिल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी। हाँ जी, मैं शानू बोल रही हूँ हरिद्वार से। शानू, क्या है सवाल आपका? जी, मुझे ये पूछना था, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, और मेरी सारी रिपोर्ट जो है नॉर्मल है। तो मेरा कुछ टाइम पहले बायोप्सी टेस्ट हुआ था, तो उसमें एक प्रॉब्लम आई थी, इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम आई थी। तो वो भले ही डॉक्टर ने तो कहा कि नॉर्मल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे 4 महीने के लिए मतलब हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया था। तो मैं वो 4 महीने की मतलब वो टैबलेट्स ले चुकी हूँ, लेकिन अभी भी कंसीव नहीं हुआ है। तो मुझे ये पूछना था कि इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, और आपके मेंसेस शानू नॉर्मल हैं? हाँ जी, मेंसेस नॉर्मल होता है, लेकिन जब मेंसेस होते हैं तो क्लॉटिंग सी होती है मेंसेस में। ओके ओके। डॉक्टर कुछ पूछना चाहेंगे शानू से आप? शानू, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉल। जी। एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस यानी जो यूट्रस का अंदर जो लेयर होता है, वो बाहर अगर किसी भी पार्ट्स पे ग्रोथ होकर अगर वहाँ ग्रोथ होगा तो एंडोमेट्रियोसिस हम कहेंगे। और जब भी एंडोमेट्रियोसिस होगा तो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, या फिर
कुछ इन्फेक्शंस के वजह से हो सकता है। इनके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट देना खाली सप्लीमेंट्री है, उसके साथ आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से निकल नहीं जाएगी। और कुछ टेंडेंसीज होते हैं, कुछ बॉडी का शरीर तत्व होता है जिन उन लोगों में ही ये एंडोमेट्रियोसिस हम देख सकते हैं, और वो टेंडेंसीज के लिए भी हमें इलाज करनी पड़ेगी, और वो होम्योपैथी में ही पॉसिबल है। एक बार हमारे साथ लाइव चैट करने की कोशिश कीजिए drchaitanyas.com पर, आपको ट्रीटमेंट मिलेगी और एंडोमेट्रियोसिस भी पूरी तरह से आपको ठीक हो जाएगी। उसके साथ साथ आप नेचुरली हेल्दी कंसेप्शन भी आपको मिलेगी। इंशाल्लाह ज़रूर हो पाएगा। डॉक्टर मानसा, क्या आप कहना चाहेंगी उन तमाम लोगों को हुआ रिसेंटली मैरिड, मतलब जो नए शादीशुदा कपल्स हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगी कि जिससे कभी भी इस प्रॉब्लम से उन्हें ना गुजरना पड़े? एक्चुअली न्यूली मैरिड कपल कुछ लोग बहुत एंग्जियस होते हैं कंसीव करने के लिए, और कंसीव नहीं करने के लिए भी सोचते हैं। जब कंसीव नहीं करना है तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, हार्मोन्स का ना इस्तेमाल करें तो कि वो साइड इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। सेफ पीरियड का इस्तेमाल करना है, और अगर कुछ लोग कंसीव करना चाहते हैं तो भी वो ज़्यादा टेंशन ना लें और 1 साल तक कंटिन्यूसली ट्राई करते रहे। अगर 1 साल के अंदर कुछ भी नहीं हो सका तो 1 साल के बाद एक बार इन्वेस्टिगेशंस करके अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो तब हम होम्योपैथी के इलाज वो ले सकते हैं। जल्द से जल्द वो प्रेगनेंसी भी पाएंगे। ओके, हमारे पास डॉक्टर मानसा एक मैसेज आया है, जल्दी से हम चाहेंगे कि सवाल पर आप इस सवाल का जवाब दे सकें। इनके शौहर एज़ोस्पर्मिया से गुजर रहे हैं, इन्होंने चाहे कि होम्योपैथी में क्या इसका इलाज हो सकता है? एक्चुअली नील काउंट के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर प्रोडक्शन कम होना या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव रीजंस भी हो सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव रीजंस के लिए भी हम दवा दे सकते हैं, लेकिन कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं, उन्हें हम इरिवर्सिबल कंडीशंस नहीं हो सकते, इरिवर्सिबल नहीं होगा वो, और इरिवर्सिबल होगा। और एक बात है कि एज़ोस्पर्मिया में हम 23% तक ही हम एश्योरेंस दे सकते हैं, ज़्यादा एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। बेहतर। डॉक्टर मानसा, बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर वक्त निकाल कर आई और इस मौजू पर आपने हमारे साथ बातचीत की। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप शामिल हुए। इंशाल्लाह फिर हम अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।